आप सभी मनस्वियों को सस्नेह वंदन। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आज देखते ही देखते हम द गोल्डन पर्स बाय वीएलएफ, इसमें हर महिला की आर्थिक जागरूकता के लिए विशेष वेबिनार सीरीज ली जा रही है। कैसे अपने धन को संभाले, निवेश करे, उपयोग करे, व्यय करे। तो उसी सीरीज में आज हम थर्ड एपिसोड पर पहुंच चुके हैं, जिसे हमें आगे बताएंगी हमारी को टीम मेंबर सीए पायल सारडा जी फ्रॉम चेन्नई। जय श्री कृष्ण पायल दीदी। जय श्री कृष्ण पूजा दीदी। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? टाइम हो गया हमें ऑलमोस्ट 1 वीक के ऊपर। हम लोगों ने लास्ट सेशन जो लिया था, एंड ये लास्ट संडे मैंने पोस्ट किया था विपू ग्रुप, अपने गोल्डन पर्स ग्रुप में, कि यू डिस्कस विद योर पार्टनर्स अपने एसेट्स, अपने लायबिलिटीज, अपने इन्वेस्टमेंट्स। आई होप मैक्सिमम लोगों ने उस चीज का बेनिफिट लिया होगा। एंड संडे इज अ फ्री टाइम फॉर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, सो प्लीज उस चीज को नेक्स्ट संडे में भी, इस संडे अगर आप नहीं कर पाए हैं तो नेक्स्ट संडे उसको ट्राई करिए। बैठिए अपने हस्बैंड के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, आपके इन्वेस्टमेंट्स देखिए, आपके असेट्स क्या क्या है देखिए, लोन स्टेटमेंट्स है, लोन अगर है तो वो देखिए, थोड़ा बहुत अपना फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करिए आपका। तो लास्ट संडे मैंने इसलिए वो कोटेशन डाला था कि इंस्टेड ऑफ मॉर्निंग का जो टाइम रहता है, हम जब साथ में बैठ के कॉफी पीते हैं, टी पीते हैं, तो उस समय हम बैठ के आराम से बात कर सकते हैं एक दूसरे से, क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स है। सो इन दिस वे आप खुद भी उस फैमिली के फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन में भी आप उसको इनकॉर्पोरेट करेगी, उसके अंदर आप उनको हेल्प करेगी, आपके हस्बैंड को या फैमिली मेंबर्स को। तो चलिए, अभी हितेश जी के लास्ट सेशन हुआ था कि हम क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं इसमें इन्वेस्टमेंट्स में, और क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स हमें करने चाहिए। पर आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि क्या हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, इज दिस अ गुड ऑप्शन। तो बेसिक आपको बताया जाएगा कि स्टॉक मार्केट है क्या, स्टॉक मार्केट में क्या क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या उसके प्रोज एंड कॉन्स है। तो ये सब चीजें डिटेल में समझने के लिए हाय हितेश। Hi, Payal ji. Welcome to the Golden Purse. So let's start with the session. Thank you so much. Thank you so much. Let's start with the session. I hope my screen is visible. Please confirm someone. Yes. Yes. Okay. Thank you so much. So Jai Shri Krishna to all and thank you so much for this opportunity. आज का जो सेशन है उसमें हम मेनली बात करने वाले हैं, इज इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स अ ग्रेट आइडिया, अ रॉकिंग आइडिया। तो नेक्स्ट 30 to 40 मिनट्स हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, और ये जो पर्टिकुलर सेशन है ये बेसिक ही रहेगा, बेसिक टू मॉडरेट। सो अंडरस्टैंडिंग में आई होप कोई इशू नहीं जाना चाहिए, और जो भी आपके डाउट्स है वो हम सेशन के एंड में क्लैरिफाई करेंगे। सो प्लीज स्टिक टू द एंड, एंड पेन एंड पेपर आप ले लीजिए टू नोट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो लेट्स प्रोसीड विद द सेशन। थैंक यू सो मच वंस अगेन। सो इज इन्वेस्टिंग इन स्टॉक अ ग्रेट आइडिया? ये जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि एक्चुअली स्टॉक्स होते क्या है। व्हाट इज अ स्टॉक? स्टॉक होता क्या है? क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि स्टॉक में इन्वेस्ट करना बड़ा आइडिया, ग्रेट आइडिया है या नहीं, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि स्टॉक्स एक्चुअली होते क्या है। ठीक है, व्हाट इज अ स्टॉक? स्टॉक को आप शेयर, इक्विटी भी कह सकते हैं, ये तीनों वर्ड इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं हम लोग। तो स्टॉक, शेयर और इक्विटी होता क्या है? अ स्टॉक इज अ शेयर इन द ओनरशिप ऑफ पब्लिक कंपनी। एक जो कंपनी होती है ना, शेयर यानी स्टॉक और शेयर, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप वो कंपनी के स्टॉक ओन करते हैं तो आप उस कंपनी में ओनरशिप ओन करते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई भी आप कंपनी ले लो, अगर वो कंपनी में आपको हिस्सेदारी चाहिए, पब्लिक लिमिटेड कंपनी अगर वो है और आप उसके स्टॉक ओन करते हो, तो इसका मतलब है आप वो कंपनी के ओनर हो, पार्ट ओनर हो। तो स्टॉक शेयर यानी द ओनरशिप ऑफ द कंपनी। तो हमें हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमें इस तरह लैंग्वेज में बात नहीं करनी कि हमें पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक ओन करते हैं। स्टॉक ओन करते हैं यानी हम पर्टिकुलरली वो कंपनी के ओनर ही है, तो वो हम बिजनेस ओन करते हैं। तो हमें इस तरीके से, इस माइंडसेट से स्टॉक्स और शेयर्स को बाय करना चाहिए। ठीक है, स्टॉक रिप्रेजेंट अ क्लेम इन द कंपनीज एसेट्स एंड अर्निंग। एक कंपनी जो होती है, एक जो बिजनेस होता है, वो बिजनेस ना प्रॉफिट्स पे चलता है, और बिजनेस का एम ही होता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करना है।
तो एज अ शेयर होल्डर, एज अ बिजनेस पार्टनर, हम लोग भी वो प्रॉफिट्स के हिस्सेदार होते हैं जो कंपनी बनाती है। शेयर्स, इक्विटी और स्टॉक, ये तीनों का मीनिंग सेम ही होता है, और इसका मीनिंग है कंपनी में हिस्सेदारी, ओनरशिप। जब आप किसी कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं ना, तो आप उस कंपनी की पीस ऑफ ओनरशिप बाय करते हैं, तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं शेयर्स। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे एक पर्टिकुलर कंपनी है, इस कंपनी में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 है। तो उस कंपनी के अगर आपके पास 1,000 शेयर्स है, तो वो कंपनी का 10% स्टेक आपके पास है। 10% स्टेक यानी वो कंपनी के 10% मालिक आप हो, क्योंकि कंपनी के पास टोटल शेयर्स है 10,000 और उसमें से 1,000 शेयर्स आपके पास है। तो शेयर्स को ओन करना इज सेम एज कंपनी को ओन करना, वो पर्टिकुलर बिजनेस को ओन करना। आई होप व्हाट इज शेयर्स, स्टॉक्स, ये क्लियर है। सो लेट्स मूव अहेड। देखिए, जब हम स्टॉक की बात कर रहे हैं, तो हम जब स्टॉक मार्केट में स्टॉक खरीदते हैं ना, तो हम पब्लिक कंपनी के ओनर बनते हैं। जो भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती है, कैपिटल मार्केट में लिस्ट होती है, आईपीओ लेके आती है, वो कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाती है। बट व्हाट बिफोर दैट, पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक मैच्योर कंपनी होती है। तो और पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होती है ना, वो पब्लिकली हेल्ड होती है। तो डिफरेंस क्या होता है पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में? जब भी कोई बिजनेस बॉर्न होता है ना, तो डायरेक्टली पब्लिक कंपनी बॉर्न नहीं होता। बिजनेस बॉर्न होता है, प्रोप्राइटरशिप धीरे 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 स्केल होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यानी उसकी ओनरशिप लिमिटेड होती है। जैसे आप में से 4 लोगों ने मिलकर कोई कंपनी बना ली बुटीक की, और आप 4 लोग वो कंपनी के ओनर्स हो, तो प्राइवेटली हेल्ड कंपनी है बिटवीन 4 ऑफ यू। बट जो पब्लिक कंपनी होती है ना, वो उसमें पब्लिक भी पार्टिसिपेट करती है थ्रू एक्सचेंज। किसी कंपनी को प्राइवेट से पब्लिक जाना कब होता है, ये समझना भी बहुत जरूरी है। देखिए, जब भी बिजनेस बॉर्न होता है, बिजनेस हम इसलिए करते हैं कि प्रॉफिट बनाए। ठीक है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे प्रॉफिट बनता है, कंपनी बड़ी होती है। कंपनी, अभी हम समझ लीजिए कोई शुरुआत करते हैं नागपुर में। नागपुर में हमने एक शुरुआत की बुटीक की, एक बुटीक से शुरुआत हुई, और वो बुटीक में हमने धीरे धीरे साल भर में लाख रुपए महीने का प्रॉफिट बनाना शुरू कर दिया। अब हम सोचते हैं कि इस बिजनेस को एक्सपैंड करना है फर्स्ट स्टेज में ऑल ओवर महाराष्ट्र। तो हम सोचते हैं कि आने वाले 6 महीने में हम 10 अलग अलग सिटीज में 10 बुटीक ओपन करेंगे हमारे सेम। तो इस चीजों के लिए हमें पैसा लगता है। तो जैसे जैसे हम बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हैं, वैसे वैसे हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। और फंड्स को एक्वायर करने का 2 तरीके होते हैं, एक डेट फाइनेंसिंग और एक इक्विटी फाइनेंसिंग। डेट फाइनेंसिंग यानी बैंक से कर्जा ले लो और बिजनेस करो, और बैंक को ब्याज के साथ पैसा वापस करो। ये एक तरीका है, इसको बोलते हैं डेट फाइनेंसिंग। दूसरा तरीका ये होता है जिसमें हम हमारी कंपनी का कुछ हिस्सा बेच देते हैं और उसके बदले में पैसा लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमें पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस नहीं करना होता। हम जिन्हें कंपनी बेचते हैं ना, वो हमारे प्रॉफिट्स में से भी, वो भी कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं, और वो भी हमारे कंपनी के प्रॉफिट्स को एंजॉय करते हैं। ठीक है, तो एक प्राइवेट कंपनी भी धीरे धीरे जब स्केल करना चाहे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, तो फंड्स की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। तो जब ये फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है और एक बिजनेस ठीक ठाक साइज अचीव कर लेता है, उसके बाद वो सोचता है उसे पब्लिक जाना है, पब्लिक से पैसा लेके आना है और बड़ा बिजनेस करना है, तो हम वो प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बनती है, और थ्रू स्टॉक एक्सचेंज वो एक आईपीओ लेके आती है। आप सब लोगों ने सुना होगा आईपीओ के बारे में। आईपीओ इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सबसे पहले कंपनी अपने कुछ हिस्सेदारी बेचती है पब्लिक को, और बोलती है कि हमें इतना इतना पैसा चाहिए, ये पैसे के बदले में हम लोग आपको हमारी कंपनी के शेयर्स देंगे, यानी ओनरशिप देंगे। तो उस तरीके से वो कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाती है, एक बार वो अगर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो गई। और एक बार वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई, तो वो पब्लिक की कंपनी है, तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन जितनी भी है वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होती है। तो एज ए शेयर होल्डर हम लोग ये सारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो वो होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। और ये पब्लिक लिमिटेड कंपनियां जितनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती है, ये सारी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती है, तो सबके प्राइस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो उसे हम कहते हैं स्टॉक्स और शेयर। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ अभी।
आप सब लोगों को आई होप डीमार्ट के बारे में पता हो। डीमार्ट, तो डीमार्ट कंपनी ने ना 2017 में अपना आईपीओ लेके आया था। उसके पहले वो कंपनी पब्लिक लिमिटेड नहीं थी। 2017 में, सॉरी 2017 में उन्होंने अपना आईपीओ लेके आया। 2017 में उन्होंने बोला कि हम लोगों को आप ये आईपीओ आया है, इसकी कुछ डिटेल्स, आई होप स्क्रीन इज विजिबल। जी हाँ जी सर। ठीक है, ये देखिए आईपीओ जो आया था, आईपीओ में ये कहा गया था कि हम लोगों को, आपको बताता हूँ जस्ट मिनट। ये देखिए, ये आईपीओ आया था 8 मार्च से 10 मार्च को। डीमार्ट ने कहा कि हम लोग जो है हमारा आईपीओ लेके आ रहे हैं, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं हमारा आईपीओ तो अप्लाई करिए। हमारे आईपीओ में 50 शेयर्स मिलेंगे आपको एट द रेट ऑफ 295। ठीक है, तो इनका इशू साइज जो था वो था नियर बाय 6,25,41,000 शेयर्स इन लोगों ने पब्लिक को डाइल्यूट किए। ठीक है, तो यानी इन लोगों ने पब्लिक से डिमांड किए 1870 करोड़। देखिए आईपीओ का साइज जो था वो था 1870 करोड़। इतना पब्लिक को डिमांड किया गया, उसके बदले में कंपनी ने अपना कुछ हिस्सेदारी डाइल्यूट की। ठीक है, ये 2017 में आया था। तो ये शेयर जब लिस्ट हुआ 300 रुपए में आईपीओ में मिला है पब्लिक को। जब ये शेयर लिस्ट हुआ तो उसी दिन ये 600 रुपए ओपन हुआ था, यानी डायरेक्ट डबल हो गया था ये कंपनी। ठीक है, तो आईपीओ में जब कंपनी आई थी तो आप मोटा मोटी पकड़ के चलिए कंपनी का टोटल वैल्यूएशन जो था वो 15,000 से 20,000 करोड़ के आसपास रहा होगा, 15 से 20,000 करोड़ के आसपास जब आईपीओ आया था। ठीक है, आज आईपीओ आके 5 इयर्स हो चुके हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, दिस इज एवेन्यू सुपरमार्ट, ये जो दिख रहा है। और यहाँ पर देखिए कंपनी का साइज क्या हो चुका है। जो कंपनी 15 से 20,000 करोड़ के वैल्यूएशन पे लिस्ट हुई थी, वो कंपनी आज नियर अबाउट 3 लाख करोड़ के आसपास ट्रेड हो रही है। 3 लाख करोड़, यानी साइज जो है वो अप्रोक्सीमेटली 15 टू 20 टाइम्स हो गया है 5 सालों में। तो ये देखिए यहाँ पे स्टॉक प्राइस अगर हम देखते हैं 2017 में जब लिस्ट हुई तो 300 रुपए में लिस्ट हुई थी, और आज शेयर का प्राइस जो है वो नियर अबाउट 45 रुपए के आसपास चल रहा है, 4500। तो 300 रुपीज का शेयर 4500 ऑलमोस्ट 15 टाइम्स हो चुका है इन जस्ट 5 ईयर्स, 15 टाइम्स। और ये सारी कंपनी को हम जानते हैं, डीमार्ट के स्टोर्स होते हैं, हर शहर में होते हैं और धीरे धीरे एक्सपैंड भी कर रहे हैं वो अपना बिजनेस। तो इस तरीके से अब डीमार्ट कंपनी जो है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो गई है। तो आप इसके शेयर्स कभी भी खरीद सकते हो, कभी भी बेच सकते हो। बट जब अभी कंपनी में ओनरशिप लेते हो तो इसका ये मतलब होता है सिंपली कि आप इस कंपनी के ओनर हो। ठीक है, एज अ शेयर होल्डर आप इस कंपनी, अगर कंपनी मुनाफा बनाती है कंसिस्टेंटली तो आप भी एज अ शेयर होल्डर अपना पैसा डेफिनेटली बनाओगे। ठीक है, तो बेसिकली ये डिफरेंस होता है पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में। पब्लिक कंपनी एक मैच्योर कंपनी होती है जो बहुत लंबी जर्नी ऑलरेडी कवर कर चुकी है और अब एक नेक्स्ट लेवल के एक्सपेंशन के लिए आई है थ्रू आईपीओ मार्केट में पब्लिक का पैसा लेके बिजनेस करने के लिए। सबके अपने अपने रीजन होते हैं पैसा लेने के। कंपनी हमसे पैसा मांगती है और हमें कंपनी के शेयर्स देती है आईपीओ में, और उसके बाद वो जब वो लिस्ट हो जाती है वो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होती है। आप उसे कभी भी बाय कर सकते हो, कभी भी सेल कर सकते हो। आई होप आपको पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी का डिफरेंस समझ में आया। और ये जो पब्लिक कंपनी लिस्टेड होती है ना स्टॉक एक्सचेंज पे, ये लोग हम बाय कर सकते हैं डीमैट अकाउंट ओपन कराकर। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। लेट्स नाउ मूव अहेड। मैं आपको एक डेटा दिखाना चाहता हूं, बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर। बिफोर मूविंग अहेड विद द सेशन, ये डेटा देखना काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप दिस एक्सेल फाइल इज विजिबल। प्लीज कंफर्म समवन। एक्सेल फाइल विजिबल है? जी जी, लेकिन सर काफी छोटा दिख रहा है, थोड़ा सा अगर हाँ, जूम मैं उसे जूम कर देता हूँ, कोई इशू नहीं। अब विजिबल है या थोड़ा और जूम करूं? थोड़ा सा और। वैसे तो अब आई थिंक विजिबल है।
जी जी, हाँ जी सर। और आप सब भी अपना स्क्रीन और जूम करके उसको पढ़ पाएंगे। देखिए, द पॉइंट हियर इज, यहाँ पर ये जो लिस्ट मैं शेयर कर रहा हूँ, इस लिस्ट में रिचेस्ट पीपल ऑफ इंडिया है इस लिस्ट में, ठीक है। 100 मेंबर की लिस्ट है, अपडेटेड लिस्ट नहीं है, बट इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते फ्रिक्वेंटली। तो ये देखिए लिस्ट में रिचेस्ट पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ पे देखिए मुकेश अंबानी, गौतम गौतम अडानी, शिव नडार, राधा किशन दमानी, हिंदुजा ब्रदर्स, साइरस पूनावाला है, ऐसे टॉप 100 लोगों की लिस्ट है ये। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि जितने भी आप इंडिया के टॉप रिचेस्ट लोग देखते हो, तो मेजोरिटी लोगों के देखिए इसमें से 70 to 80% लोगों का लिस्टेड कंपनी है। रिलायंस, अडानी, एससीएल, डीमार्ट, अशोक लेलैंड, सीरम, कोटक महिंद्रा बैंक, गोदरेज ग्रुप, भारतीय एयरटेल, सन फार्मा, डाबर, ये सारी कंपनीज लिस्टेड है। तो ये पैसा एकदम से नहीं बना है, ये कंपनीज जो है ना काफी पुरानी कंपनीज है, जो इंडिया में 15, 20, 30, 35, 40 सालों से है और बिजनेस कर रही है कंटिन्यूअसली, ठीक है। ये बिजनेस भी कर रही है, प्रॉफिट्स भी बना रही है, और ये कंपनी का साइज बढ़ रहा है। और जैसे जैसे ये कंपनी का साइज बढ़ रहा है, तो जिन जिन लोगों के पास ये कंपनी के शेयर्स है, जो जो लोगों के पास ये कंपनी की ओनरशिप है, उनकी भी वेल्थ बन रही है। तो यहाँ पे जितनी भी कंपनीज है आपको देखने मिलेगा सारी लिस्टेड है, मेजोरिटी ऑफ द देम आर लिस्टेड। डाबर, आदित्य बिरला, विप्रो, बजाज, पीडीलाइट, ये जो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज है ये फेविकॉल बनाती है, बर्जर पेंट, जिंदल ग्रुप, डिवीज लैबोरेटरी, श्री सीमेंट इज लिस्टेड। तो मेजोरिटी ऑफ द कंपनी 70 to 80% कंपनीज आर लिस्टेड इन द स्टॉक मार्केट। यहाँ पर इनफैक्ट ये लिस्ट में आपको जीरो दा ब्रोकिंग के भी ओनर मिलेंगे, नितिन एंड निखिल कामत, बायजूस रविचंद्रन भी मिलेंगे, बायजूस प्लेटफॉर्म। और मेजोरिटी कंपनीज को हम जानते भी हैं इनमें से। ये देखिए इसमें 94 नंबर पे हल्दीराम स्नैक्स भी कंपनी आती है। हल्दीराम इज नॉट लिस्टेड, इट इज प्राइवेटली हेल्ड कंपनी, अभी तक वो लिस्ट नहीं हुई है, उसने आईपीओ नहीं लेके आए हैं, तो प्राइवेटली हेल्ड ग्रुप है अभी। रिलैक्सो फुटवेयर, तो ये जितनी भी कंपनीज है इसमें मेजोरिटी कंपनीज को आप भी जानते हो, इन्फो एज, पेटीएम। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे टॉप इंडिया के जो 100 लोग हैं रिचेस्ट पीपल, उन सारी लोगों की कंपनीज लिस्टेड है, पब्लिक है, यानी साइजेबल कंपनीज है, और वो उनके ओनर है, इसलिए वो रिचेस्ट लोग हैं। तो एज अ शेयर होल्डर अगर हम इन कंपनीज के शेयर्स होल्ड करते हैं, भले ही छोटी सी क्वांटिटी में क्यों ना हो, वेल्थ उन लोगों का भी बना है ओवर द पीरियड। और एक और चीज मैंने हमको पिछले 2 सेशन में हमने एक कॉन्सेप्ट कवर किए थे, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एक और चीज आपको देखने मिलेगी इन सब में कॉमन, कि इनकी एज देखिए 60+ है मेजोरिटी की, 50-60+। तो इट टेक्स टाइम, वेल्थ बनाने के लिए समय लगता है। तो इन्वेस्टिंग जितने जल्दी स्टार्ट करोगे उतना बेटर है। इसमें से जो यंग लोग मिलेंगे आपको, जो अर्ली लेट 40s में है, जैसे बायजू रविचंद्रन हो गए, विजय शेखर शर्मा हो गए, या जीरोदा हो गए, ये न्यू एज कंपनीज है जिनका पिछले 5 से 10 सालों में काफी क्विकली पैसा बना हुआ है। अदरवाइज बाकी जितने भी लोग देखोगे आप, वो 60+, 50+ मिलेंगे आपको। तो वेल्थ क्रिएट करने में समय लगता है, ठीक है। तो इसमें से 70 to 80% कंपनी आर लिस्टेड कंपनीज, फोर्स मोटर्स, ओबेरॉय रियल्टी, ठीक है। तो अगर हम इनमें इन्वेस्ट करते हैं एज एन इन्वेस्टर, तो डेफिनेटली हम भी वेल्थ क्रिएट करेंगे। अब देखिए, हम डे टू डे लाइफ में कई कंपनीज ऐसी जो लिस्टेड कंपनी है, उनके प्रोडक्ट्स जो है खरीदते रहते हैं, यूज करते रहते हैं सर्विसेज, नोइंगली और अननोइंगली। जैसे देखिए ये HUL का ब्रांड पोर्टफोलियो है, इसमें से कई ऐसी चीजें जो हम रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं और हमें पता है, बट हमें ये नहीं पता होता कि कंपनीज कौन सी, हम इतना ध्यान नहीं देते। बट ये कंपनीज जो है पिछले 30, 40 सालों से इंडिया में है, और पिछले 30 सालों में आपने देखा है किस तरीके से ग्रोथ हो रही है, किस तरीके से कंजम्पशन बढ़ रहा है इन सारी चीजों का। तो इन कंपनीज ने बहुत पैसा भी बनाया है ओवर द पीरियड। जैसे ये HUL का पोर्टफोलियो है, जिसमें कई सारे ब्रांड ऐसे किसान, लिप्टन, व्हील, विम, सर्फ एक्सेल, डोमेक्स, रेन, वैसलीन पेयर्स, लाइफ बॉय, डव, ये सारी चीजें हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं कंटिन्यूअसली। देन ये ITC का पोर्टफोलियो है, ITC के बिंगो, सनफीस्ट, ये ये सारी चीजें भी हम यूज करते हैं। ITC ब्रांड का ये पोर्टफोलियो है जिसमें फूड इंग्रेडिएंट्स, चॉकलेट, कन्फेक्शनरी, बिस्किट एंड स्नैक्स, बेवरेजेस,
रेडी टू ईट पैक्स, ये सारी चीजें आईटीसी बनाता है, इसका भी हम कंटिन्यू कंजम्पशन करते हैं। आईटीसी भी काफी पुरानी कंपनी है जिसने बहुत ही फैंटास्टिक रिटर्न्स डिलीवर किए हैं ओवर द पीरियड इन लास्ट 20, 25, 30 ईयर्स। सो ये सारी कंपनीज पब्लिक कंपनीज है जो जिन्हें हम डे टू डे लाइफ में कंजम्पशन करते हैं इन सारी कंपनीज के प्रोडक्ट्स का। गोदरेज कंज्यूमर में देखिए आप, एयर पॉकेट्स, गोदरेज पॉकेट्स, सिंथॉल, इजी, गुड नाइट, ये सारी इस जितने भी प्रोडक्ट्स ये कंपनीज बनाती है, इनका डे टू डे लाइफ में हम सारे लोग वो ऑल ओवर इंडिया यूज करते हैं। ऐसा नहीं है हम और आप तो नागपुर में बैठे हैं, बट जो मुंबई में बैठा है, कोलकाता में बैठा है, ये ऑल ओवर इंडिया इनके प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। ये कंपनी के साइज काफी बड़े हो गए और ये प्रोडक्ट्स धीरे 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 यूज करना बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि ये प्रोडक्ट्स जो है हम कम यूज कर रहे हैं पहले से, ये प्रोडक्ट्स जो है हम ज्यादा यूज करते हैं। कंजम्पशन कभी भी कम नहीं होता। मैरिको कंपनी है, मैरिको कंपनी का ये जो ब्रांड पोर्टफोलियो है, इसमें भी कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो डेली डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, जैसे पैराशूट ऑयल हो गया, इंडिया ऑयल हो गया। इन कंपनीज ने इतने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं पिछले कई सालों में। डाबर, देन डाबर में देखिए रियल के फ्रूट जूस, डाबर च्यवनप्राश, देन नेस्ले, नेस्ले का मैगी, किटकैट, ये सारे प्रोडक्ट हम यूज करते हैं। पीएनजी प्रोडक्ट्स, पीएनजी के ये जितने प्रोडक्ट्स है हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, करते आ रहे हैं और करते भी रहेंगे आने वाले पीरियड में। तो ये सारी कंपनीज पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है और जिन्होंने, हम देखेंगे आने वाली स्लाइड्स में कि इनने किस टाइप के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं पिछले कुछ सालों में। देन ब्रिटानिया, ये सारी एफएमसीजी कंपनीज है और कंजम्पशन जो है पिछले 30 सालों में कंटिन्यूअसली बढ़ा है और यहाँ से बढ़ेगा ही, क्योंकि हमने पिछले 2 सेशन में भी एक सवाल पूछा था कि आने वाले समय में आपका इनकम बढ़ेगा या नहीं, तो बहुत लोग जवाब नहीं दे पाए थे। जब इसी क्वेश्चन को मोल्ड करके पूछा गया कि आने वाले समय में खर्चा बढ़ेगा या नहीं, तो आप सबका आंसर ये था कि यस, ये डेफिनेटली बढ़ेगा। तो इसी तरीके से जो खर्चा बढ़ता है वो किसी ना किसी की इनकम होती है। तो अगर हम कंजम्पशन ज्यादा करेंगे तो डेफिनेटली ये कंपनीज जो है पैसा बनाएगी आने वाले फ्यूचर में। ये कंपनीज पैसा बनाएगी तो एज अ पार्ट ओनर ऑफ दिस कंपनी हम लोग भी पैसा बनाएंगे क्योंकि हम शेयर होल्डर है ये कंपनी में। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ हमारे देश की जो टॉप प्राइवेट बैंक्स है उसमें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक, कोटक बैंक, ये सारी कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो थ्रू स्टॉक मार्केट। ये सारी कंपनीज पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है। इसमें इन्वेस्ट करने का मतलब ये है कि इन बिजनेसेस को हम परचेज कर रहे हैं। तो जब हम किसी बिजनेस में एंट्री लेते हैं तो हम उसका व्यू 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने के हिसाब से नहीं लेते, हम लॉन्ग टर्म व्यू लेते हैं कि बिजनेस लॉन्ग टर्म में वर्क करेगा और हम पैसा बनाएंगे। तो हम जब इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स में तो हमें इस नजरिए से देखना होता है कि हम जब कोई बिजनेस कर रहे हैं, अब हम इनके बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, डेफिनेटली हम बिजनेस ही कर रहे हैं। तो जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमें टाइम तो देना होगा। तो जब हम इस बिजनेस में पैसा लगाते हैं और समय देते हैं और वो कंपनी अच्छा करती है फ्यूचर में, वो पैसे बनाती है कंटिन्यूअसली, उनके प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, तो एज एन इन्वेस्टर हम लोग भी पैसा बनाते हैं। मैंने आपको डीमार्ट का एग्जांपल दिया था। डीमार्ट जब लिस्ट हुई थी 2017 में, तब मैंने आपको बताया 15 से 20 हजार करोड़ के वैल्यूएशन में वो लिस्ट हुई थी नियरली। तो राधा किशन दमानी जी के पास वो टाइम पे 80% होल्डिंग थी कंपनी की, 80%, बाकी की 20% डायल्यूट हो चुकी थी। तो आप सोचिए वो टाइम पे अगर मैं 15,000 करोड़ का भी वैल्यूएशन पकड़ता हूँ कंपनी का, तो 80% होल्डिंग होती है अगर उनकी, तो वो 12,000 करोड़ के आदमी थे। 12,000 करोड़ उनका नेटवर्थ होना चाहिए वो टाइम पे। ठीक है, अब हम जब रिचेस्ट लोगों का लिस्ट देखते हैं तो उसमें राधा किशन दमानी हमें टॉप में दिखता है, टॉप 10 के अंदर दिखते हैं। तो ओवर द पीरियड डीमार्ट ने लास्ट 5 ईयर्स में कितना वेल्थ बनाया है। 15,000 करोड़ की कंपनी आज 3 लाख करोड़ की कंपनी बन गई है, नियरली 20x कंपनी ग्रो हो चुकी है। 15,000 करोड़ की कंपनी 3 लाख करोड़ की बन चुकी है। तो जो 12,000 करोड़ वो टाइम पे थे राधा किशन दमानी के पास, अभी कंपनी के 75% के पास है आज भी। तो उस हिसाब से लगा ले तो आज भी उनका जो नेटवर्थ है वो नियरली 2,10,000 करोड़ के आसपास होना चाहिए। तो 2,10,000 करोड़ बन चुके हैं फ्रॉम 12,000 करोड़ इन जस्ट 5 ईयर्स, क्योंकि उनके पास 80% हिस्सेदारी थी। अगर हम सोचते हैं कि हम उसमें पार्शियल ओनरशिप लेते हैं, जैसे समझ लीजिए फॉर एग्जांपल हमने उसमें 20,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते, वो समय पे हमें मिल गया होता आईपीओ में 300 रुपए में शेयर, तो वो कंपनी 15x तो अभी हो चुकी है ऑलरेडी। तो 20,000 के 3 लाख रुपए हो गए रहते अभी तक।
तो पार्शियल ओनरशिप हमारे पास जितनी थी उतना ही हमने 20,000 लगाए थे, इसलिए हमारा 3 लाख का पोर्टफोलियो हो गया। दमानी जी के 12,000 करोड़ के 2,10,000 करोड़ हो गए। इस तरीके से ग्रो होता है इन्वेस्टमेंट। तो बिजनेस जो है वो बहुत पावरफुल होता है, और बिजनेस जितने रिटर्न कोई और असेट क्लास दे ही नहीं सकता। तो स्टॉक में इन्वेस्ट करना यानी इनडायरेक्टली आप बिजनेस में ही इन्वेस्ट कर रहे हो। आई होप दिस इज क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारे देश की टॉप प्राइवेट बैंक्स हो गई, ये हमारे देश के एफएमसीजी हो गए टॉप, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, ब्रिटानिया, आईटीसी, डाबर। देन हमारे जैसे आप लोग देखोगे, ऑब्जर्व करोगे ओवर द पीरियड पिछले 30 सालों में गाड़ियां किस तरीके से बढ़ी है। रास्तों पे जैसी गाड़ियां दिखती है फोर व्हीलर, मारुति, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, बजाज। 10 गाड़ियां अगर कार बिकती है तो उसमें 5 गाड़ियां मारुति बेचता है। मारुति इज अ लीडर, और मारुति ने भी फैंटास्टिक रिटर्न्स डिलीवर किए हैं स्टॉक मार्केट में। देन हमारे देश में आईटी कंपनीज है लाइक टीसीएस, विप्रो, एचसीएल, इन्फोसिस। हम लोग आईटी कंपनीज से इतना बड़ा लेबर एक्सपोर्ट करते हैं बाहर की कंट्रीज में। देखिए, जब कभी भी हमारे घर पे किसी बच्चे का प्लेसमेंट होता है, इन्फोसिस, टीसीएस, हम बहुत खुश होते हैं। बट ये कभी नहीं सोच पाते कि हम इन कंपनीज के शेयर्स खरीद के इनमें पार्शल ओनर बन जाए। तो ये अप्रोच लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये माइंडसेट से ये अप्रोच लेना। जब आप खुश हो रहे हो कि किसी का बच्चा प्लेस हो रहा है इतनी कंपनी में, कंपनी उसे सैलरी दे रही है, तो पैसा बना रही है तभी सैलरी दे रही है, और कंपनी हर साल लोगों को रिक्रूट कर रही है, कंपनी का साइज बढ़ रहा है। तो इस तरीके से अगर आप उस कंपनी की ग्रोथ में पार्टिसिपेट चाहते हो, तो आप उस कंपनी के स्टॉक्स खरीद के उसकी ग्रोथ में डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके बाद रिलायंस है, टाइटन है, एलटी है, लार्सन एंड टुब्रो, देन बजाज फाइनेंस है। ये ऐसी कंपनीज है जिनने बहुत कमाल के रिटर्न्स डिलीवर किए, और ऐसी 1, 2, 3, 4 कंपनीज नहीं है, नियरली 100-150 कंपनीज आपको ऐसी मिल जाएंगी जिनने बहुत अच्छे रिटर्न्स डिलीवर किए इन लास्ट 30-40 ईयर्स। क्योंकि इंडिया का एक्चुअल ग्रोथ आफ्टर 1990 शुरू हुआ है। पिछले 40 सालों में हमने काफी ग्रोथ की है। जो जीडीपी के नंबर्स थे हमारे 1990s में, वहां से 10 गुना ग्रोथ ऑलरेडी हो चुकी है इन लास्ट 30 ईयर्स। 10 टाइम्स की ग्रोथ, विच इज ह्यूज। तो ये सारी ग्रोथ हुई है, इनमें कॉर्पोरेट्स ने भी काफी पैसा बनाया है, और ये सारी कंपनीज जो है बड़ी, ये लिस्टेड है। तो इन्होंने तो पैसा बनाया ही है, बट इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को भी पैसा बना के दिया है। देखिए, नाउ लुक एट दिस एग्जांपल। ये टॉप 10 फास्टेस्ट वेल्थ क्रिएटर्स है। ठीक है, हम 1995 से 2020 का डेटा ले रहे हैं। इन्फोसिस ने काफी रैपिडली पैसा बना के दिया है पिछले 30 सालों में। ये कंपनी जब लिस्ट हुई थी 1995 में, तो इसका साइज मात्र 300 से 400 करोड़ के आसपास का था। आज ये कंपनी का साइज जो है वो वहां से बहुत ज्यादा ग्रो हो चुका है। आप देखिए, 2020 में इसका साइज जो था वो नियरली था 2,72,000 करोड़। फ्रॉम 345 करोड़ तो 2,72,000 करोड़, इतना ह्यूज। तो उनके इन्वेस्टर्स ने भी उतना पैसा बनाया है। देन पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, पीडीलाइट जो है फेविकॉल में डील करती है, ठीक है। देन आयशर मोटर्स, ये जो हम बुलेट देखते हैं, बड़ी बड़ी ट्रक्स देखते हैं, आयशर मोटर की होती है। श्री सीमेंट, बर्जर पेंट, हनीवेल ऑटोमेशन, सनफार्मा, बजाज फाइनेंस। आज हम कहीं भी जाते हैं नागपुर में कुछ भी परचेस करने, अगर हम पैसा लेके नहीं भी जाते फिर भी हम वो सामान घर पे ला सकते हैं, क्योंकि बजाज फाइनेंस ने हमें ये दिया है पिछले 3-4 सालों में, कि होम फाइनेंस हो जाता है, हर चीजों का फाइनेंस हो जाता है इजी ईएमआई पे। तो इस तरीके से कंपनीज ने ग्रोथ की है पिछले 8-10 सालों में। बजाज फाइनेंस ने इतना ग्रो हुआ है पिछले 10 सालों में, आप देखिए, नियरली 172 टाइम्स हो गया है स्टॉक सिंस इंसेप्शन। 26% का सीएजीआर दिया है। इन्फोसिस ने 33%, पीडीलाइट ने 20%। और ये हमने सेकंड या फर्स्ट सेशन में कवर किया था कि आरओआई क्यों मैटर करता है। वॉरेन बफे का एग्जांपल लिया था हमने। वॉरेन बफे ने पिछले 50 साल में 22% से अपना पैसा मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पर देखिए, इन्फोसिस ने पिछले 25 सालों में 33% से पैसा मल्टीप्लाई किया है। और ये 10 एग्जाम्पल में से 9 एग्जाम्पल की जो कंपनीज है वो 500 करोड़ से कम की कंपनीज थी, जो कि आज देखिए कितनी बड़ी कंपनीज हो चुकी है। 1000x, 2000x, 100x, 500x। तो इस तरीके से पैसा बनाए। ये टॉप 10 फास्टेस्ट वेल्थ क्रिएटर्स है, ये टॉप 10 बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर्स है। इसमें रिलायंस आता है, हिंदुस्तान यूनिलीवर आता है, इन्फोसिस आता है, एचडीएफसी आता है, कोटक महिंद्रा, आईटीसी, एशियन पेंट, नेस्ले, बजाज, लार्सन।
ये सारे एग्जाम्पल हमने पिछले स्लाइड्स में भी देखे, जहां पर हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट थे, नेस्ले के थे, कोटक महिंद्रा बैंक था प्राइवेट लिमिटेड बैंक्स में, HDFC बैंक था, रिलायंस इंडस्ट्रीज हमें पता है मुकेश अंबानी का कंपनी। इतनी वेल्थ बना के दी है पिछले 30 सालों में इन कंपनीज ने। कंपनी के साइज देखिए 1995 में क्या थे और कंपनी के साइज देखिए 2020 में क्या थे। अभी की तो मैं बात कर ही नहीं रहा हूँ, रिसेंट डेटा की। ये देखिए क्या साइज है, ये जो है 12,000 करोड़ का साइज है, ये 6,30,000। ये कंपनी नियरली 15 लाख करोड़ का हो चुका है ऑलरेडी रिलायंस। तो अभी की अगर हम बात करें तो इनके रिटर्न्स और ज्यादा है, बट 2020 का डेटा भी अगर आप देखो तो आपको दिखता है कि किस तरीके से वेल्थ क्रिएट की गई है थ्रू स्टॉक्स। तो स्टॉक्स आर नथिंग बट बिजनेस। मोस्ट कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएटर्स ओवर द पीरियड किसने कंसिस्टेंटली वेल्थ बना के दी है? अगेन कोटक महिंद्रा, बर्जर पेंट, HDFC, पीडीलाइट, श्री सीमेंट, हनीमेल, मदरसन, एशियन पेंट, डाबर एंड सन फार्मा। ये कंसिस्टेंटली पैसा बना रहे हैं पिछले 30 सालों में कंटिन्यूअसली। 20 मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनीज इन इंडिया। कौन सी ऐसी कंपनीज है इंडिया में जो मोस्ट प्रॉफिटेबल है? हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, कोलगेट, कैस्ट्रॉल, हीरो मोटोकॉर्प, PNG, डाबर, VST, एशियन पेंट। देखिए 25 कंपनीज की लिस्ट है हम देख रहे हैं जो कंसिस्टेंटली मोस्ट प्रॉफिटेबल है इंडिया में, जिसमें इसमें से कई ऐसी कंपनियां जिन्हें आप भी जानते हो, टाइटन। ये 25 ऐसी कंपनीज हैं जो हाईएस्ट डिविडेंड दिया है जिन्होंने अभी तक, जिसमें से ITC है, इन्फोसिस है। देखिए जब हम स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो हम वो कंपनी के प्रॉफिट्स के हिस्सेदार तो होते ही होते हैं, ठीक है, एज एन ओनर। बट हम लोगों से कंपनी जब पैसा बनाती है ना प्रॉफिट, तो डिविडेंड भी शेयर करती है। जरूरी नहीं है डिविडेंड देना कंपनी का, बट कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो डिविडेंड देती है, जो पैसा बनाती है उसमें से अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है। तो ये ऐसी कंपनीज है जिन्होंने पिछले 25 सालों में इतने डिविडेंड्स डिलीवर किए। फ्रॉम 1995 टू 2020 ITC ने 70,000 करोड़ का डिविडेंड बांट चुकी है इन्वेस्टर्स को, 70,000 करोड़। तो ऐसी 25 कंपनीज का ये डेटा है, हाईएस्ट पेइंग डिविडेंड कंपनीज है ये। तो कई कंपनीज ऐसी है जो डिविडेंड पे करती है, जिसमें साल भर का डिविडेंड 3%, 4%, 5%, 6% भी आता है कई कंपनीज में। जैसे ITC एक ऐसी कंपनी है जो काफी डिविडेंड पे करती है। तो डिविडेंड तो हमें मिलता ही है, बट उसके साथ साथ अगर कंपनी प्रॉफिट बनाती है, कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ते, तो वो अप्रिसिएशन भी हमें मिलता है, ठीक है। अभी तक तो हमने बात की कि कंपनी पैसा बना के देती है, बट तो ये हो गई एक साइड की पॉजिटिव पिक्चर। बट जिस तरीके से वेल्थ क्रिएट होती है, उस तरीके से वेल्थ डिस्ट्रक्ट भी होती है स्टॉक मार्केट में। तो रिस्क को कभी इग्नोर नहीं करना है। ब्लाइंडली अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारी वेल्थ जो है, जो हमने पैसा लगाया है, वो डूब भी जाए। तो रिस्क को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हो, तो इट इज वेरी बैड आइडिया डायरेक्टली आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो। तो देखिए रिलायंस कैपिटल, इसका परफॉर्मेंस देखिए किस तरीके से रहा है, डिग्रेड हुआ है। देन यस बैंक, 94% वेल्थ इरोजन इन 5 years, 95%, लाख रुपए लगाया, 94,000 डाउन हो गया। आरकॉम, ये तो सबसे बड़ी वेल्थ डिस्ट्रॉयर की स्टोरी अगर आती है इंडिया में, तो वो आती है आरकॉम की। IPO के बाद से स्टॉक ने परफॉर्म ही नहीं किया है। अनिल अंबानी का कंपनी है आरकॉम, रिलायंस कम्युनिकेशन। तो पैसा डेफिनेटली बनता है, बट पैसा टूटता भी है। और बहुत कम लोग पैसा बना पाते हैं स्टॉक मार्केट में। क्यों? क्योंकि बहुत कम लोग इन्फॉर्म डिसीजन लेते हैं। बाकी सारे लोग टिप्स, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, इन सारे लोगों पे डिपेंडेंट होते हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स। तो इनकी एडवाइस बाय करते हैं। वहां पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जब हमें पता नहीं होता कि हम कर क्या रहे। हमें जो बिजनेसेस समझ आते हैं, जो कंपनी समझ आती है, जिनकी हम रिसर्च करते हैं, जिन्हें हम सही वैल्यू पे खरीदते हैं, तो ये कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके बाद हमें स्टॉक को ओन करना चाहिए। रैंडमली किसी के टिप्स पे, एडवाइस पे अगर हम ओन करते हैं और सही टाइम पे एग्जिट नहीं कर पाते, तो वेल्थ डिस्ट्रॉय भी होती है। और आपको सक्सेस से ज्यादा लॉसेस की स्टोरीज दिखेंगी स्टॉक मार्केट में। ये इसलिए होता है क्योंकि बिना नॉलेज के हम स्टॉक मार्केट में आते हैं, और सबका एम एक ही होता है कि क्विकली पैसा बनाना है। और ये क्विकली पैसा बनाना, ये जो थॉट है, ये जो माइंडसेट है, यही रीजन होता है ज्यादा से ज्यादा लोगों के फेलियर का। तो एक सही अप्रोच, सही स्टडी,
सही टाइम पे परचेस करना, सही कंपनीज को परचेस करना, फ्यूचर को देखते हुए कि आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 सालों में कौन से ऐसे सेक्टर्स है, कौन से ऐसे एरियाज है जहां पर बहुत पैसा बनेगा, क्या दिखता है, उसके बाद उनमें से, वो नीच में से अच्छी कंपनीज को पिक करना, उनके फाइनेंशियल्स को स्टडी करना, बैलेंस शीट, कैश फ्लोज, पीएनएल को देखना, मैनेजमेंट की क्वालिटी देखना। ऐसे कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिन्हें स्टडी करने के बाद हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो रैंडमली इन्वेस्ट करना इज ऑल्सो एन बैड आइडिया। रैंडमली इन्वेस्टिंग इज अ बैड आइडिया। तो हमें जब भी डिसीजन लेना है, स्टॉक्स खरीदना है, तो हमें हमेशा इन्फॉर्म डिसीजन लेना चाहिए। या तो हमें म्यूचुअल फंड के रूट के थ्रू जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर फंड मैनेजर हमारा पैसा मैनेज करता है और हमारा डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। हम भले ही 2,000, 3,000, 5,000 रुपए महीने का इन्वेस्टमेंट क्यों ना कर रहे हो, बट हम 40, 50, 60 कंपनीज में पैसा लगाते हैं, तो रिस्क कम हो जाती है। और अगर आप रैंडमली डायरेक्ट 1-2 कंपनीज के शेयर बाय करोगे और वो कंपनीज नहीं चलेगी, तो हमारा पैसा भी टूटता है। एंड मनी मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वेल्थ क्रिएट भी हुई है, ऐसी कई कंपनीज है, लाइक अब इजीली आप पिक करने जाओ तो आपको 100 से 150 कंपनीज मिल जाएंगी जिन्होंने बहुत पैसा बना के दिया है पिछले 30 सालों में। बट आपको ऐसी 500 कंपनीज मिल जाएंगी जिन्होंने पैसा तोड़ा है। ओवरऑल 5,000 कंपनी लिस्टेड है हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे, विच इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। यूएस में भी इतनी कंपनीज लिस्टेड नहीं है जितनी इंडिया में है, और इतनी कंपनीज बिल्ड हो रही है इंडिया में अभी, तो ये नंबर बढ़ते रहने वाले हैं। इतने स्टार्टअप्स है जो आगे आके पब्लिक लिमिटेड होने वाले हैं, आईपीओस लेके आने वाले हैं, तो कंपनीज तो लिस्ट होते रहेगी। अगर पैसा बनाना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड, देखो या तो बिजनेस करना है या किसी और के बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, यही सॉल्यूशन है। क्योंकि बिजनेस में जितना पैसा बनता है उतना पोटेंशियल किसी और असेट क्लास में नहीं है, क्योंकि बिजनेस में कंटिन्यूअस अर्निंग आती है, और वो प्रॉफिट जैसे जैसे बढ़ते हैं कंपनी का साइज बढ़ता है। कंपनी का साइज बढ़ता है तो एज एन इन्वेस्टर हमारा पैसा भी बढ़ता है। क्योंकि अगर हम किसी कंपनी पे हम 100 करोड़ के वैल्यूएशन पे लिस्ट इन्वेस्ट करते हैं और वो कंपनी 1 लाख करोड़ की हो गई, तो डेफिनेटली हम भी पैसा 1000x बनाएंगे, क्योंकि कंपनी का साइज भी 1000x बढ़ चुका है। तो आइडिया ये है कि डेफिनेटली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना इज अ ग्रेट आइडिया, बट विथ प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। रैंडम इन्वेस्टिंग जो है वो वेल्थ डिस्ट्रक्शन का रैंडमली हम इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली हम वेल्थ डिस्ट्रक्शन की तरफ जाएंगे। तो ड्यू डिलीजेंस के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ अगर आपको आइडियाज है, सही स्टॉक पिक करोगे, सही सेक्टर पिक करोगे, तो डेफिनेटली बहुत पैसा बनेगा। ऐसे बिजनेसेस पिक करना है जो बिजनेस आने वाले फ्यूचर में पैसा बनाएंगे। वो पैसा बनाएंगे तो डेफिनेटली हम लोग भी एज एन इन्वेस्टर पैसा बनाएंगे, विदाउट एनी डाउट। और अगर हम ऐसी कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करेंगे जो पैसा नहीं बनाती, जिनका बिजनेस उतना स्ट्रांग नहीं है, अगर वो पैसा नहीं बनाएंगी तो डेफिनेटली हम पैसा गवाएंगे। तो कंपनीज अच्छी होनी चाहिए। सो माय मैसेज इज वेरी क्लियर, बिजनेस में डेफिनेटली इन्वेस्ट करना है या तो बिजनेस करना है, क्योंकि उतना रिटर्न कोई और असेट क्लास नहीं दे सकता। तो स्टॉक इन्वेस्टिंग इज अ बिग आइडिया, प्रोवाइडेड आप सही स्टॉक पिक करो। और अगर आपको सही स्टॉक, आप बिगिनर हो और सही स्टॉक पिक करना नहीं आता है, तो स्टार्ट लर्निंग। एंड मीनवाइल आप लोग म्यूचुअल फंड इक्विटी के थ्रू स्टार्ट कर सकते हो, जहां पर आपकी रिस्क सही तरीके से मैनेज होती है, एक वेल क्वालिफाइड बंदा आपका पोर्टफोलियो मैनेज करता है। तो इस तरीके से आप वो ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम ओपन टू क्वेश्चन एंड आंसर्स। ELSS if possible please guide about in the end of the session। ELSS देखिए क्या होता है ना, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम कहते हैं हम ELSS को। ELSS एक म्यूचुअल फंड का टाइप होता है। ELSS में हम कब इन्वेस्ट करते हैं, जब देखिए अगर आप पैसा बना रहे हो और उसके साथ आपको टैक्स लग रहा है, ठीक है, अगर आपको टैक्स लग रहा है और आपको टैक्स बचाना है, तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं अंडर सेक्शन 80C, जिसमें हम 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करके हमारा टैक्स बचा सकते हैं। तो उसमें जो ऑप्शन है वो है एक LIC, फिक्स डिपॉजिट का FD, ठीक है, FD का एक ऑप्शन होता है टैक्स फ्री FD वाला, NSC, यूलिप, आपकी जो इंश्योरेंस के प्लान है वो भी उसमें कवर होते हैं, टर्म इंश्योरेंस, एंड देन म्यूचुअल फंड का एक प्रोडक्ट है ELSS, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो।
तो इन सारे जितने भी ऑप्शन है उसमें से ईएलएसएस इज बेस्ट, क्योंकि ईएलएसएस में सबसे कम लॉक इन है 3 साल का। बाकी सारे प्रोडक्ट में 5 साल, 10 साल, 15 साल का लॉक इन होता है। ठीक है, तो वो टाइम पे हम ईएलएसएस में इन्वेस्ट करते हैं, तो 3 साल का लॉक इन होता है। वो लोग भी इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं, बट उसमें आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है। ठीक है, व्हाट इज द रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न टू एक्सपेक्ट इन लॉन्ग टर्म? एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, देखिए रिटर्न प्रिडिक्ट करना इज नॉट अ ग्रेट आइडिया, बट एज पर माई अंडरस्टैंडिंग मैं आपको सिंपल लॉजिक के थ्रू बताता हूँ। इंडिया इज ग्रोइंग वेरी रैपिडली। पिछले 30 सालों में हमारा जीडीपी का ग्रोथ ह्यूमंगस रहा है। ठीक है, आई थिंक कमिंग 20 to 30 years आर वेरी ग्रेट फॉर इंडिया। आई थिंक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 7%, 6-6.5-7% से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। आई एम एक्सपेक्टिंग 6-7% से इकोनॉमी भी ग्रो करेगा, जीडीपी आने वाले 20-30 सालों में। तो वी कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट नॉमिनल जीडीपी अराउंड 13 to 14%। तो हम 12 से 14% की रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द लॉन्ग रन। बट ये चीज हमेशा ध्यान में रखिए कि स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स लीनियर नहीं आते, बंचेस में आते हैं। तो अगर 5 साल का एक स्पैम लोगे तो उसमें से किसी साल 70-80% रिटर्न आ जाएंगे, किसी साल म्यूटेड आएंगे, किसी साल निगेटिव आएंगे। बट ओवरऑल 5 सालों का एवरेज निकालोगे तो 14-15% बन जाएगा। तो इन कमिंग 20-30 ईयर्स आई एम वेरी बुलिश ऑन इंडिया। तो आप 12 से 14% का रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हो डेफिनेटली, बट लीनियर रिटर्न्स नहीं आते स्टॉक मार्केट में। सो बी कॉशियस। नहीं, एब्सर्ड रिटर्न्स जो भी प्रॉमिस कर रहा है, आप समझ लो वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। मैं आपको सिंपल लॉजिक बताता हूँ। आप इंडिया में रहते हो, इंडिया का रिस्क फ्री रेट इज एसबीआई का एफडी रेट समझ लेना सिंपलिसिटी के हिसाब से। एसबीआई का इंटरेस्ट रेट 6% चल रहा है। तो आप समझ लीजिए 6% के ऊपर जो बंदा भी कमिट कर रहा है एब्सर्ड रिटर्न्स, वहां पे समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ गलत है। क्योंकि अगर कोई बैंक 6 की जगह 9% दे रही तो वहां पर रिस्क है। क्यों, मैं आपको लॉजिक भी बताता हूँ। एसबीआई आपको 6% से अगर पैसा ले रही है आपका ब्याज पे एफडी में, तो वो सामने वाले को ब्याज रेट भी कमी दे रही है जब कोई लोन ले रहा है। बट जो बंदा आपको एफडी में 9% दे रहा है, वो सामने वाले से वो ब्याज पे पैसा 13% से दे रहा है। और सामने वाला अगर 13% से ब्याज पे पैसा ले रहा है तो कुछ ना कुछ गलत है। क्योंकि एसबीआई अगर उसे वही चीज 9% में दे रही है और वो 13 में ले रहा है, तो उसका प्रोफाइल सही नहीं है। तो उसके डिफॉल्ट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगर उसने डिफॉल्ट किया तो आप पे भी रिस्क आती है। तो कभी भी रिटर्न किसी ने अगर प्रॉमिस किया तो समझ जाना वहां पे गड़बड़ है, या तो उनकी प्रैक्टिसेस सही नहीं है। तो प्रॉमिस तो कोई नहीं कर सकता। रिस्क फ्री रेट 6% है, वो हम कर सकते हैं डेफिनेटली। उसके ऊपर 7-7.5 पीपीएफ में आ जाता है। बट उसके ऊपर अगर कोई प्रॉमिस करता है तो दैट इज रॉन्ग। और स्टॉक मार्केट में तो वैसे भी रिटर्न को प्रॉमिस नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 12 से 14 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कंजर्वेटिवली, मॉडरेटली। बट लीनियर नहीं आते रिटर्न, बंचेस में आते हैं स्टॉक मार्केट में। 2020 अच्छा रहा, रिटर्न्स बहुत अच्छे आए। हो सकता है 21 म्यूट हो जाए, 22 में रिटर्न आ जाए। 2017-18 मार्केट चला ही नहीं था। तो इस तरीके से भी होता है। तो पेशेंस आपके टेस्ट करता है। तो आप एक सही टाइम फ्रेम के साथ आइए, सही एसेट एलोकेशन के साथ आइए, पैसा डेफिनेटली बनेगा लॉन्ग रन में। एंड स्टे अवे फ्रॉम द पीपल जो आपको एब्सर्ड रिटर्न्स प्रॉमिस करते हैं। प्लीज गाइड अस शॉर्टली अबाउट पेनी स्टॉक्स। देखिए मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, स्टे अवे फ्रॉम द पेनी स्टॉक्स। जब भी आप कोई चीज परचेस करते हो अपना पैसा लगा के, कोई भी हो, फिर वो कोई भी एस्पेक्ट हो लाइफ में, आप हमेशा ट्राई करते हो कि अच्छी क्वालिटी हम पिक कर पाए जितना भी पैसा हमारे पास है। तो मैं स्टॉक मार्केट में आपको बोलूंगा स्ट्रिक्टली स्टे विथ क्वालिटी। आई एम इनटू दिस मार्केट फ्रॉम लास्ट 10 to 12 ईयर्स। मैंने भी हाथ जलाए हैं कई बार, बट मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, स्टे अवे फ्रॉम द पेनी स्टॉक। क्योंकि उसमें एंट्री तो आप कर लेते हो, बट अगर आपको एग्जिट नहीं पता तो उसमें पैसा बहुत टूटता है। और आपको वो चीज नहीं करनी चाहिए। ऑलवेज स्टिक विथ क्वालिटी। क्योंकि ये रेसिपी हम क्यों जाते हैं पेनी स्टॉक्स में? अगेन क्विक मनी। और क्विक मनी बनना आसान नहीं है, हर कोई नहीं बना पाता। पेनी स्टॉक्स में क्या होता है, ऑपरेटिंग होता है। तो जो बड़े प्लेयर पैसा बनाते हैं ना, वो छोटे प्लेयर के एग्जिट के थ्रू ही बनाते हैं, क्योंकि वो पैसा आपका ही बनता है। स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता। पेनी स्टॉक में ऑपरेटिंग चलती है, ₹2 ₹4 का स्टॉक 40-40 रुपए तक ले जाया जाता है। उसके बाद जब उसमें लोअर सर्किट लगते तो आप बेच भी नहीं पाते। तो स्टे अवे फ्रॉम पेनी स्टॉक्स एंड स्टिक विद द क्वालिटी। एनी मोर क्वेश्चंस? Hitesh, it was an excellent session of telling us how to invest in stock market. Basic idea जो आपने दी हमें stock market की, that was an excellent session I must say. जो आपने डिटेल में हर चीज एक्सप्लेन की है,
तो आई होप सबको इस चीज का बेनिफिट मिला है, एंड आगे भी हम आपको कुछ डाउट्स है आप हमें यहाँ पे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए. बट द वे हितेश हैव एक्सप्लेन, आई थिंक मोस्ट ऑफ द डाउट्स हैव बीन क्लियर. सो एनी मोर डाउट्स, किसी को कुछ पूछना है तो वो अपना क्या बोलते हैं ऑडियो ऑन करके पूछ सकते हैं. Some economic terms used while picking any stock, please describe it shortly, like PE ratios. देखिए मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. सबसे पहले इकोनॉमिक टर्म्स की हम बात करें, देखिए कैसा होता है ना, जब कोई हम स्टॉक पिक करते हैं ना तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं. जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको. सबसे पहले हम देखते हैं इकोनॉमिक व्यू. इकोनॉमिक व्यू में इंडिया का कैसा व्यू आ रहा है. इंडिया पे बुलिश व्यू आ रहा है. इंडिया पे एक बार बुलिश व्यू आ गया, उसके बाद मैं देखता हूँ इंडिया अगर बुलिश है तो कौन से सेक्टर में बुलिश लगता है. जैसे इंफ्रा हो गया, इंफ्रा पे बुलिश हूँ तो सीमेंट सेक्टर देख सकता हूँ, क्योंकि एक डेवलपिंग नेशन जब डेवलप की तरफ जाता है तो इंफ्रा तो अच्छा होता ही होता है. ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको एक. तो इंफ्रा पे अगर मेरा व्यू है तो सीमेंट कंपनीज पे आ सकता है. तो इकोनॉमी, इंडस्ट्री एंड उसके बाद कंपनी, इस तरीके से कंपनीज को फिल्टर आउट किया जाता है. देन अगेन काफी सारे फैक्टर्स होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो उस तरीके से कंपनी को फिल्टर किया जाए. फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट. क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है ना, मैनेजमेंट की क्वालिटी कितनी अच्छी है. एक कंपनी, बड़ी कंपनी ना, उसके पीछे के पर्सन के विजन से बनती है, ना कि किसी और चीज से. तो जितनी भी कंपनीज बहुत बड़ी है आज वर्ल्ड में, इंडिया लेवल पे, वो सारी कंपनीज के पीछे उनके प्रमोटर्स है. तो प्रमोटर का अच्छा होना, इंटीग्रिटी होना, इथिकल होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और विजन बड़ा होना. तो क्वालिटेटिव फैक्टर्स में हम मैनेजमेंट का एनालिसिस, देन क्वांटिटेटिव फैक्टर्स में हम फाइनेंशियल रेशियोज, बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो, ये सारी चीजें देखते हैं. वैल्यूएशन देखते हैं कि वैल्यूएशन चीप है, वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है, या फेयर वैल्यूएशन पे कंपनी ट्रेड कर रही है. तो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, फंडामेंटल फैक्टर्स, देन टेक्निकल फैक्टर्स एज वेल. तो वो सारी स्टडी करने के बाद हम स्टॉक को पिक कर सकते हैं. और पी रेशो की अगर मैं आपको बात करूं तो पी रेशो बेसिकली हमें ये बताता है कि आप कंपनी की अर्निंग के हिसाब से कितना रुपए उसे पे कर सकते हो. जैसे कोई कंपनी अगर 1,000 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है हर साल, और वो कंपनी का वैल्यूएशन 50,000 करोड़ का है, तो 50 की पीई पे चल रही है. ठीक है, 50 की पीई पे, क्योंकि वो साल भर में 1,000 करोड़ का प्रॉफिट बनाती है, बट उसका वैल्यूएशन 50,000 करोड़ है. तो और एक कंपनी ऐसी है वही पेयर्स में, वही सेम इंडस्ट्री में, कि वो बनाती है 500 करोड़ का प्रॉफिट, बट स्टिल वो भी 50,000 करोड़ के वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है, तो उसका पी 100 हो गया. तो वो कंपनी महंगी है एज कंपेयर टू दिस कंपनी. बट हम स्ट्रेट वे ये नहीं बोल सकते कि ये 50 के पी, वो 100 के पी पे महंगी है, या कोई चीज, कोई कंपनी 50 के पी पे सस्ती और 60 के पी पे महंगी है, ऐसा नहीं होता. डिपेंड करता है सेक्टर टू सेक्टर, ग्रोथ टू ग्रोथ. अगर कोई आईटी कंपनी है तो हाई पी डिमांड करती है डेफिनेटली नॉर्मल कंपनी से. पीएसयू बैंक का पी देखोगे तो 4, 5, 6, 7 की पी पे भी स्टॉक मिलेंगे. बट अगर वही बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी देखोगे, या कोई ग्रोइंग कंपनी देखोगे, तो उसका पी 100 भी मिलेगा. डीमार्ट का पी 200 तक भी ट्रेड होता है, 130, 120 के पी पे कई लोग पिक करते हैं उसे जब वो करेक्ट होता है स्टॉक. तो इट डिपेंड्स सेक्टर टू सेक्टर. तो सिर्फ पी रेशो देख लिया, 5-7 का पी दिख गया और किसी कंपनी का 50-60 है, इसका मतलब नहीं 5-7 वाला सस्ता है, क्योंकि उसको लो पी मिल रहा है, उसका भी रीजन है. और किसी कंपनी को हाई पी मिल रहा है, उसका भी अपना रीजन है, क्योंकि वो ग्रोइंग कंपनी है. तो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स. सुदर्शना जी हैज रेज्ड हर हैंड. हाँ हाँ, जय श्री कृष्ण. मैंने अभी आपको ईएलएस का पूछा था, आपने अच्छा बताया, पर मुझे ये पूछना था कि अगर मेरा 1.5 लाख का हो रहा है टैक्स का, तो फिर मुझे इसका बेनिफिट तो नहीं मिलेगा अगर मैं इसमें इन्वेस्ट भी डेफिनेटली करूं आपको तो? जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कोई सेंस ही नहीं अपना पैसा 3 साल के लिए लॉक करने का. आप ऑलरेडी हाँ हाँ 1.5 लाख कहीं इन्वेस्ट कर चुके, तो ईएलएसएस में मत जाओ. फिर यू हैव एम्पल ऑफ हाँ. ऑप्शंस इन म्यूचुअल फंड, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल मैंने कैप, अभी सेक्टोरल. नहीं, अभी इसमें गोल्डन पर्स में ही हुआ था बीच में सेशन, तो उसमें एनपीएस का बताया था, तो मैंने फिर इस साल एनपीएस में डाला 50, क्योंकि वो होता है ना 1.5 लाख के ऊपर एनपीएस में मैं 50 आपको ये बोलूंगा, अगर आपका प्रोफाइल बहुत बड़ा है, 20 से 30% के टैक्स ब्रैकेट में हो, तो आप बिल्कुल जा सकते हो. 50,000 का एक लिमिट होता है. जो पैसा आपका हाँ इक्विटी, हाँ बॉन्ड, 3 ऑप्शन होता है, उसमें जाता है. उसमें भी मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपका टैक्स प्रोफाइल अगर बड़ा है तो ही जाइए. 10% के नीचे मैं सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि आई बिलीव इन आरओआई गेम. आरओआई मेरे को अच्छा अचीव करना है. वहां पर मेरा टैक्स अगर 30% के ब्रैकेट में है, तो डेफिनेटली 15,000 का टैक्स बनता है. तो मैं बोलता हूँ कि आप एनपीएस में जाओ, कोई इशू नहीं. एसेट एलोकेशन भी हो जाता है, और 60 साल तक एक अच्छा पैसा भी बनता है. बट अगर आपका टैक्स प्रोफाइल उतना स्ट्रांग नहीं है, तो आप एनपीएस अवॉइड करो स्टार्टिंग में. एनपीएस इज गुड, नहीं आप अभी 20% के हाँ, टैक्स ब्रैकेट के ऊपर हो तो. हाँ वही है इसलिए ही. हाँ, तो फिर
कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। वहां पे आप 50,000 पे 15,000 का मैं टैक्स बचा लोगे और इक्विटी हाँ से हाँ रिटर्न भी बन जाएंगे। और एक बेनिफिट ये होता है कि आप स्विच भी कर सकते हो बिटवीन हाँ इक्विटी टू हाँ। बॉन्ड। पर अगर मेरा सिर्फ इंटेंशन टैक्स सेविंग ही है तो फिर मैंने साल में 50,000 इतना ही ठीक रहेगा ना? देखिए टैक्स सेविंग है तो एटीसी में 1.5 लाख का बेनिफिट ले लो, उसके अलावा 50,000 एनपीएस में ले लिया, उसके अलावा आपने एटीडी का मेडिकल का बेनिफिट ले लो। ये सारे बेनिफिट आप हम्म। ले सकते हो। आई डोंट नो कि आप कौन से हेड में अपना रिटर्न फाइल करते हो। अगर आप बिजनेस में करते हो तो टैक्स बचाने के काफी मैं तरीके होते सर्विस हैं। सर्विस सर्विस हो तो सर्विस फिर देखिए से। टैक्स बचाने के तरीके बहुत नहीं होते। तो ये हाँ वही एटीसी, है। एटीडी आपने कर हाँ, लिया, एनपीएस कर लिया, उससे ज्यादा आप कहाँ टैक्स बचाओगे। तो हार्डली इसलिए एक दो तो आप चीजें और देखे होती। चाहिए। तो बस वो आप इसलिए किसी आप अच्छे सीए लोग को पिक करो, मतलब अच्छे सीए के साथ आप हम्म ज्वाइन करिए और अच्छे सीए को बताइए कि मेरी टैक्स प्लानिंग करवा के दे इस तरीके से। बाकी देखिए 1.5 लाख आपने कर दिया है, 60,000 हम्म 50,000 एनपीएस कर दिया है, और इसके अलावा आपने जो मेडिकल इंश्योरेंस होता है ना वो कर लीजिए। इतना आपने कर लिया तो बेसिक कवर हो गए है। ठीक है। मुझे बट मैं वही आपको एक चीज चाहिए था क्लियरली बता दूं कि ELSS। हाँ अगर आप सैलरीड हो हाँ। तो आप बहुत ज्यादा टैक्स वैसे भी नहीं बचा सकते, एक हद तक टैक्स बचा सकते हो। अब बाकी जो आपका 1.5 लाख जा रहा है उसमें से कुछ स्टॉप करिए और उसकी जगह ईएलएसएस स्टार्ट करिए। क्योंकि वो जो आपका 1.5 लाख जा रहा है वो कहीं ना कहीं ईएलएसएस में नहीं जा रहा है। तो बाकी जहां भी जा रहा है वहां पे लॉक इन बहुत बड़ा है, 5 साल, अगर एलआईसी में जा रहा है तो 10 साल, पीपीएफ में 15 साल है। तो उसको आप हम्म। कर सकते हो थोड़ा सा मैनेज सही तरीके से कि कहाँ जा रहा है देख लीजिए वो 1.5 लाख अभी। नहीं और ज्यादा लोन में ही हो रहा है, लोन हाँ तो से फिर ही हो दिक्कत रहा नहीं है, है मेरा। लोन में चल रहा है तो आप ईएलएसएस में पैसा मत डालिए, आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालिए नॉर्मल, जिसमें लॉक इन नहीं होता। ओके। हाँ ईएलएसएस हाँ में क्यों हाँ। पैसा डालना है, 3 साल लॉक इन क्यों करना है। एक नहीं पता सही नहीं एसेट, इसलिए हाँ हाँ इसलिए पता सही नहीं एसेट इसलिए एलोकेशन, आपसे हाँ हाँ। सही एसेट एलोकेशन हम्म। बना के आप इक्विटी में धीरे धीरे इन्वेस्टिंग थ्रू म्यूचुअल फंड शुरू करिए। ईएलएसएस में पैसा डालने की जरूरत नहीं है आपको, अच्छा क्योंकि ऑलरेडी आपने ठीक है। एग्जॉस्ट कर लिया है 1.5 लाख का लिमिट। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी वेलकम, जानकारी दी आपने। वेलकम। Any more questions? Anyone has any doubts? I think no one has. Hitesh, you have explained so beautifully. So I think everyone have understood what is the basics of stock market. Thank you, Payal ji. Thank you, Team VLF. Thank you, Team Golden Purse, for this opportunity. And thank you so much, everyone, for your participation. I wish you all the best. And thank you so much once again. If you have any question, आप अभी भी पूछ सकते हो। आई थिंक जो VLF का और जो गोल्डन पर्स का मोटिव है कि जब हम इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें तो सुदर्शना जी जैसे एग्जांपल्स है हमारे पास जो सेशन सुन के इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो दैट इज वेरी थैंकफुल ऑफ यू सुदर्शना जी फॉर डूइंग सच इन्वेस्टमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ दिस गोल्डन पर्स। आप सीख रहे हैं यहाँ से, वो आप उसको इन्वेस्टमेंट के रूप में आप उसको आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, आपने कैरी फॉरवर्ड किया है। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप ये सीरीज के पिछले वीडियोस भी देखिए, क्योंकि एवरीथिंग इज कनेक्टेड। तो वहां पर भी हमने कुछ ऐसी कॉन्सेप्ट्स कवर की है जो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी। Let's wind up, Hitesh. Thank you, everyone. Okay, thank you so much everyone. Yeah, Bye bye. thank you. Have a Bye. great day. Yeah, same.